कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ऋषा आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम लोग 6 दिसंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे जाओ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ पे मैं वीडियो की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले की वीडियो मेरी है 1 से लेकर 4-5 दिसंबर तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जाके उसे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। तो आज बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डेज के बारे में। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं 2 दिसंबर को, हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। यूएन के द्वारा स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए ये डे मनाया जाता है। इसका मेन एम है आपको किस तरह से मॉडर्न डेज ऑफ स्लेवरी को हम लोग एबॉलिश कर सकें। दैट मीन्स मॉडर्न डे ऑफ स्लेवरी का मतलब क्या हो गया, जो स्लेवरी अभी हमारे कंट्री में या अभी इस समय में हो रही है। पहले क्या था, बंधुआ मजदूर के रूप में हम लोग काम करवाया था और गुलामी का सिलसिला चलता था। लेकिन गुलामी तो ख़त्म हो चुकी है, स्लेवरी तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी भी जो आपको स्लेव है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, सेक्स रैकेट जो कि चलता है आपको, वुमेन का, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दैट ऑल आर द काइंड ऑफ स्लेवरी। इन सब को बंद करने के लिए, इन सब को एबॉलिश करना है, ये थीम है या ये एम है किसका, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी का, जो हम लोग कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये भी कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार 22वां आपको वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है, क्योंकि 2001 से हम लोगों ने इसका थीम को स्टार्ट किया था। ओके, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी ऑन 2 दिसंबर। नाउ हमारा पहला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ ईयू इंडिया कंपटीशन वीक 2022 वॉज ऑर्गेनाइज ऑन 5 दिसंबर 2022। तो ईयू इंडिया कंपटीशन वीक, एक्चुअली ईयू क्या होती है आपको, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए और उनके बीच में अलग अलग फेजेस में, जैसे सोशल हो या फिर आपको फाइनेंशियल हो, कुछ तरह का मत हो, इन सब के लिए ये आपको दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। दैट इज ईयू इंडिया कंपटीशन वीक। तो इस बार ये कितनावा था, दैट इज 4th, 5th, 6th और 7th। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5th। ये हमारा 5th ईयू इंडिया कंपटीशन वीक है। ईयू जो है वो एक यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जितने कंट्रीज़ हैं वो एक यूनियन बनाए हैं जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। और इसमें 27 कंट्रीज़ है। कितने कंट्रीज है इसमें, 27 कंट्रीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इंग्लैंड जो है, या ब्रिटेन जिसे हम लोग बोलते हैं, उन्होंने इस ईयू से हट गया है, वो ईयू से हट चुके हैं। और उस टर्म को हम लोग बोलते हैं ब्रेक्सिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस टर्म को हम लोग, ब्रेक्सिट, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट। ठीक है, ब्रिटेन के एग्जिट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक्सिट। तो अगर ब्रेक्सिट कोई टर्म आपको दिखाई दे तो दैट मीन्स दैट ईयू से हटने, ईयू से क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। कौन अलग हो चुके हैं, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। तो उसके एग्जिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक्सिट बोलते हैं। तो ब्रिटेन का एग्जिट, ओके, दैट इज ब्रेक्सिट। पहले 28 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब 27 मेंबर्स हैं, क्योंकि ब्रिटेन हट चुका है। और अगर आपसे पूछा जाए ईयू का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो ईयू का हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके अलावा ब्रुसेल्स में और किसका हेडक्वार्टर्स है? तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो नेटो, तो आप बिल्कुल सही हो। इसका आंसर है नेटो। भाई नेटो का भी हेडक्वार्टर्स जो है वो ब्रुसेल्स में। तो नेटो काफ़ी आपको न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट का है, नेटो काफ़ी आपको न्यूज़ में रहा है। तो इसका आंसर है 5th एडिशन ऑफ ईयू इंडिया कंपटीशन वीक, ब्रेक्सिट, और ईयू में 27 मेंबर और ब्रुसेल्स इसका क्या हेडक्वार्टर्स। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे हम लोग 5 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे। इस बार का थीम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार का थीम क्या है, इस बार का थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। मृदा जहाँ से आपके फूड को स्टार्टिंग मिलता है। ठीक है,
तो सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ये इस बार का थीम है। और इस बार इसी दिन के अवसर पे, जो 5 दिसंबर हुआ है, इसी दिन के अवसर पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, कृषि मंत्रालय जिसे हम लोग कहते हैं, उनके मिनिस्टर का नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि विकास मंत्रालय के हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। और उन्होंने इस अवसर पे कृषि निवेश पोर्टल आपको लॉन्च किया। कृषि निवेश पोर्टल आपको लॉन्च किया गया है। और इसका मेन एम जो कृषि निवेश पोर्टल का है, वो जो औरत होती है उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, कि उसका मेन एम है कि वुमेन किस तरह से आपके फार्मर्स सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है, उसे प्रमोट करने के लिए ये आपको पोर्टल लॉन्च किया गया, कृषि निवेश पोर्टल। याद रखिएगा, बाय नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इस बार का थीम क्या है? सॉइल वेयर फूड बिगिंस, सॉइल डे 5 दिसंबर। तो हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो हर एक पॉइंट को आप जरूर देखिएगा। और पीडीएफ तो भाई आप जाकर नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन द ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स बाय नाइट फ्लाइट? ये आपको Q3 था, Q3 जो हमारा Q3 होता है वो है हमारा। और इस बार का इंडेक्स में ये क्या होता है, ये एक्चुअली में ये इंडेक्स क्या बोलती है आपको? ये इंडेक्स ये बोलती है कि प्रॉपर्टी का रेट या प्रॉपर्टी का जो आपको रेट है वो सबसे हाई कहाँ पे है, ठीक है। तो मुंबई जो है इस लिस्ट में कितने कितने स्थान पे है? 27, 25, 22 या 23। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स 22, 22वें स्थान पे आपको मुंबई है। ये रिपोर्ट के अनुसार, इसका रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स। और कौन रिलीज करता है इसको? नाइट फ्रैंक इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है। और 22वां रैंक है आपको इसमें मुंबई का। बेंगलुरु का रैंक है 27 और न्यू दिल्ली की रैंक है 36 पोजीशन पे। तो 22वां बेंगलुरु भी काफ़ी बड़ा उछाल लाया है इसमें। पिछले बार 41 रैंक पे था पिछले क्वार्टर में, और इस बार 27 पे है। दिल्ली भी 38 पे था और इस बार 36 पे है। तो प्रॉपर्टी का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। कहाँ पे? और सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? आपको मुंबई में है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और रिपोर्ट है, एक और सर्वे है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो 2022 में हुआ है, इसमें सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन है? सबसे कम एक्सपेंसिव। भाई क्वेश्चन आपसे कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे महंगा सिटी कौन है, या सबसे कम, सबसे लीस्ट, सबसे लोअर पोजीशन पे कौन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, तो इसका आंसर है डेमेस्कस। डेमेस्कस जो है वो सीरिया की राजधानी है। ये आपको सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। और सबसे एक्सपेंसिव सिटी दो को बनाया गया है, दैट इज न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर। न्यूयॉर्क और सिंगापुर को क्या किया गया है? वर्ल्ड का सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी, सबसे हाईएस्ट एक्सपेंसिव सिटी बोला गया है न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर को। 3rd नंबर पे है तेल अवीव। और तेल अवीव आप समझते हो तेल अवीव कहाँ पे है? तो तेल अवीव आपको इजराइल में है। कहाँ पे है तेल अवीव? आपको इजराइल में है। और दमेस्कस जो सीरिया की राजधानी है, उसका स्टैंड कितना है? 172 नंबर पे वो है। लो सबसे आखिरी नंबर पे किसका है? दमेस्कस का है। और अगर इंडिया की तरफ से बात किया जाए तो इंडिया में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में 100 रैंक तक भी कोई नहीं, टॉप 100 में कोई नहीं है, इसलिए उसे पढ़ने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो 100 रैंक पे कोई भी नहीं है, 100 रैंक के अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है। हमारा इंडियन कंट्रीज, इंडियन सिटीज़। ओके, फर्स्ट पे दो आपको सिटीज़ है, एक है न्यूयॉर्क, एक है सिंगापुर। और अगर बोला जाए 3rd पे वो कौन है? तेल अवीव है। और लास्ट कौन है? दमेस्कस है। ओके, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूँ, न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी किनारे बनी है? अगर मैं पूछ दूँ आपको न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी किनारे है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका है हडसन। हडसन, हडसन नदी किनारे आपको कौन है? आपका न्यूयॉर्क है। हडसन नदी किनारे आपका क्या है? न्यूयॉर्क है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंडर 17 कैटेगरी में, अंडर 17 आपको कैटेगरी में, अंडर 17 कैटेगरी में पहली बार किसी इंडियन को ये मेडल मिला है, किसी इंडियन ने ये मेडल जीता है पहली बार। तो इसका आंसर क्या होगा? एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की विनर का नाम है उन्नति हुडा। उन्नति हुडा जो है वो अंडर 17 कैटेगरी में आपको ये एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती हैं। इंडिया को टोटल इस चैंपियनशिप में 5 मेडल मिला है, इनमें 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। और उनमें से 1 सिल्वर आपको किसने जीता है? उन्नति हुडा ने जीता है। ये जो चैंपियनशिप हो रहा था ये कहाँ पे हो रही थी? ये हो रही थी आपको थाईलैंड में। ये कहाँ पे हो रही थी आपको?
थाईलैंड में हो रही थी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन का है कि किस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने पहली बार एक स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट, मतलब स्टीम से चलने वाली स्पेसक्राफ्ट को दिया था, और वो जो है मून से और मून के बियॉन्ड भी जा चुकी है और वहाँ से आपको तस्वीरें भी खींच के दे चुकी हैं। तो ये कौन सा स्पेस एजेंसी है जिन्होंने स्टीम से बनने वाला स्पेसक्राफ्ट को रिलीज़ किया था या लॉन्च किया था? तो इसका आंसर जाक्सा, इसरो, नासा या रॉसकॉस्मोस। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको बताऊं, जाक्सा जो है वो जापान की एजेंसी है, ओके, इसरो जो है वो इंडिया की एजेंसी है, नासा जो है वो अमेरिका की, और रॉसकॉस्मोस जो है वो आपको रसिया की एजेंसी है। और एक प्राइवेट कंपनी भी काम करती है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसके ओनर का नाम है एलॉन मस्क, जो कि अमेरिकन ही है। ओके, स्पेस एक्स कंपनी। अब जाक्सा, इसका आंसर क्या होगा भाई फ्रेंड्स? जाक्सा इसका आंसर होगा। जाक्सा जो है इसका आंसर है, और जाक्सा के द्वारा ये स्टीम वाली स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की गई है, लेकिन ये कहाँ से लॉन्च की गई, ये किसके द्वारा? तो नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली बार एक आपको स्टीम से बना हुआ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जैक्सन लॉन्च किया है, लेकिन ये नासा का ही स्पेसक्राफ्ट है, नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसरो के चीफ कौन है जो अपॉइंट हुए थे, तो याद रखिएगा इसरो के चीफ हैं सोमनाथ जी। सोमनाथ जी जो हैं वो क्या है, आपको इसरो के एस सोमनाथ उनका नाम है, वो इसरो के चीफ है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के शिवन जो था इसरो के चीफ थे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसरो का स्थापना कब हुआ है, इसरो की स्थापना कब हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को क्या है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है आपको? इसरो का हेडक्वार्टर्स आपको है बेंगलुरु में। कहाँ पे है इसरो का हेडक्वार्टर्स? बेंगलुरु में। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसको अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्मार्ट वॉच लीडर ब्रांड? नॉइज स्मार्ट वॉच बनाते हैं, ईयरफोन्स बनाते हैं, ईयरबड्स बनाते हैं। ओके, तो नॉइज कंपनी का किसे चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विराट कोहली। विराट कोहली जी को चुना गया है क्या, नॉइज कंपनी का आपको ब्रांड एम्बेसडर। और इसके अलावा विराट कोहली अभी रिसेंटली 4000 रन पूरे करने वाले इंडिया के सबसे तेज बल्लेबाज बन चुके हैं, या वर्ल्ड में 4000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। ओके, और उसके अलावा एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है स्काई, आप सभी जानते होंगे स्काई कौन है? सूर्य कुमार यादव। उन्होंने एक ही ईयर में T20 में 1000 रन पूरा करने वाले पहले इंडियन बन चुके हैं। एक ही आपको ईयर में 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट्स को। ओके, नाउ 65 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किसे आपको मिला है डबल गोल्ड? 2 गोल्ड जीतने वाले कौन हैं? सरबजोत सिंह, गौरव राणा, सुमित रमन या अनमोल जैन? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स सरबजोत सिंह जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में कैटेगरी क्या थी? 10 मीटर एयर पिस्टल में, दोनों इंडिविजुअल स्तर पर भी और टीम में भी, मिक्स में भी सरबजोत सिंह ने जीता है क्या? गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया को गोल्ड दिलाया है। और उसके अलावा मनु भाकर, आपको उनका नाम पता होगा कि ये आपको टोक्यो ओलंपिक्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी मेडल जीत के आई थी। तो इन्होंने 4 मेडल जीता है, इन्होंने 4 मेडल जीता है इसी इवेंट में, 4 गोल्ड मेडल वो भी। ओके, खुद इंडिविजुअल में, मेंस में, मिक्स में। तो इन्होंने एक हिस्ट्री रच दी है मनु भाकर ने। और सरबजोत सिंह इसका आंसर है जिन्होंने 2 गोल्ड आपको 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मिला है 88 न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड? किस मूवी के डायरेक्टर को मिला है ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड? मिला है 88 न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में। तो पुष्पा, RR, लाइगर या बाहुबली? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज RRR रामचरण तेजा और जूनियर NTR की मूवी है, डायरेक्टेड बाय SS राजामौली। ओके, और इसमें आलिया भट्ट भी रोल है। ओके, तो SS राजामौली जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है फॉर हिज मूवी RRR, ओके, RRR एट द 88 न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में। ओके, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सिक्स हाईएस्ट रन गेटर इन इंडिया इन ओडीआई क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट में छठे सबसे बड़े रन गेटर कौन बन चुके हैं? हाल ही बांग्लादेश के साथ मैच चल रहा था हम लोग का, और उसमें रोहित शर्मा ने क्या किया है, जैसे ही इन्होंने 37 रन पूरे किए हैं या 27 रन बनाए हैं, तो वो क्या बन चुके हैं, इंडिया के टॉप ओडीआई क्रिकेटर बन चुके हैं। मीन्स 6 रन टॉप में आ गए हैं, 6 रन गेटर में। मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, ठीक है। और मोहम्मद अजहरुद्दीन ऑलमोस्ट 9,378 रन के आसपास बनाए थे, और अब 6 रन गेटर कौन बन चुके हैं? आपके रोहित शर्मा 9,403 रन के साथ बन चुके हैं। और हाईएस्ट में सचिन तेंदुलकर हैं जिसमें 18,426 रन है, और सेकंड पे है हमारे विराट कोहली 12,353 रन है। और इंडिया की तरफ से 6 नंबर पे आ चुके हैं कौन? रोहित शर्मा। इसके आगे आपको सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और MS धोनी हैं। तो कुछ समय में आई होप दैट ये MS धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे उनसे रन के मामले में। तो हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे लगे हों। काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों के साथ, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तब और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो और इस तरह से आप कंटिन्यू चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।